हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का K2 एकेडमी पे। और आज हम लेकर आ गए हैं झारखंड एएनएम एंट्रेंस एग्जाम एएनएम जीएनएम एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी का कंसेप्ट जो आपको रट्टा मार लेना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन हर बार यहाँ पे बनता है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला एनसीईआरटी का सारा कंसेप्ट है। तो आपको एक यहाँ से क्वेश्चन आता है कि पीएच मान याद करने को आता है। तो आपको पीएच के बारे में याद रखना है कि पीएच मान में जो होता है वो 0 से लेकर 14 तक यानी कि 14 तक आपको पीएच स्केल पे देखने को नंबर मिलेगा। अगर जो आपका बीच में यहाँ पे 7 देखने को मिलता है और 7 जो होता है यहाँ पे उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, ना एसिडिक होता है ना बेसिक होता है यानी कि अम्लीय होता है। और 7 से अगर कम होता है तो ये जो होता है वो एसिडिक कंडीशन होता है यानी कि अम्लीय होता है। और 7 से जो ज़्यादा होता है वो बेसिक कंडीशन होता है यानी कि क्षारीय होता है। और इसको आपको याद रखना है कि जठर रस का जो पीएच होता है वो 1.2 होता है, नींबू का रस का पीएच मान 2.2 होता है, शुद्ध जल का पीएच मान 7.4 होता है और रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10 होता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच 14 होता है। इसके अलावा एक और चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको भले यहाँ पे 7 के नीचे लिखा है 7.4 रक्त, लेकिन जो रक्त होता है ब्लड होता है वो हल्का बेसिक कंडीशन का होता है। आप पीएच मान अगर आपको 7.4 दिया है और आपसे पूछा है कि ये अम्लीय है या क्षारीय है तो आपको क्षारीय पे ही टिक करना है। यानी कि 7 है तो उदासीन होता है, न्यूट्रल। अगर 7 से ज़्यादा हो गया तो 14 हो गया, 7.1 2 3 कुछ भी है तो आपका अम्ली बेसिक हो जाएगा यानी कि क्षारीय हो जाएगा। एक और यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि स्ट्रॉन्ग अम्लीय कौन होता है यानी कि प्रबल अम्ल कौन होता है और प्रबल क्षार कौन होता है। तो देखिए अगर 7 के जो नज़दीक होता है अम्ल के अंदर तो वो प्रबल क्षार होता है। ये जो है प्रबल क्षार, और जितना दूर इधर जाएगा वो उतना अम्ल होता है, यहाँ पे दुर्बल अम्ल होता है। एक सेकेंड फिर से यहाँ पे देखिए 7 है न्यूट्रल है, एंड 7 से जितना इधर कम आएगा वो प्रबल अम्ल होगा, प्रबल अम्ल होगा। और 7 के जो नज़दीक होगा वो दुर्बल अम्ल होगा यानी कि कमज़ोर अम्ल होगा, दुर्बल अम्ल होगा। अगर क्षार में बात करते हैं तो जो 7 के नज़दीक होगा वह दुर्बल क्षार होगा, दुर्बल क्षार होगा। एंड 14 के जो नज़दीक होगा वो प्रबल क्षार होगा, प्रबल क्षार होगा जो 14 के नज़दीक होगा। क्लियर है। आपसे क्वेश्चन आता है कि प्रबल अम्ल इनमें से कौन है। अगर आपसे पूछा जाए कि एक जठर रस दिया है और एक नींबू का रस दिया है, इन दोनों में से प्रबल अम्ल कौन सा है, तो जिसका पीएच मान कम है वह प्रबल अम्ल है और जिसका पीएच मान उससे ज़्यादा है वो दुर्बल अम्ल है। इसी तरह सेम इसमें होता है, बस इसमें हल्का सा उल्टा होता है कि अगर आपसे पूछता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और सोडियम हाइड्रोक्साइड में प्रबल अम्ल कौन सा है, तो इसमें जो प्रबल क्षार कौन सा है, तो प्रबल क्षार जिसका पीएच मान 14 के नज़दीक होता है यानी कि जिसका पीएच मान ज़्यादा होता है वो प्रबल क्षार होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आपका बनता है कि कुछ प्राकृतिक स्रोत होते हैं एंड जहाँ से आपका क्वेश्चन पूछता है कि किसमें कौन सा यहाँ पे अम्ल पाया जाता है। जैसे कि आपके सामने यहाँ पे दिया है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इसके अलावा संतरा होता है और एक नींबू होता है, इसमें आपका सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली के अंदर आपको टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर के अंदर ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। और ये आपको प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है कि टमाटर के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसको भी याद रखना है। इसके अलावा नींबू में कौन सा पाया जाता है, नींबू में कौन सा पाया जाता है ये भी आपको एग्जाम में पूछा है। तो नींबू और संतरा इसको भी आपको याद रखना है। हालांकि याद आपको सबको रखना है। दही के अंदर या फिर खट्टा दूध के अंदर कौन सा पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है और नेटल के डंक में भी मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। और ये जो सारणी है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, याद कर लीजिएगा, पक्का यहाँ से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। हालांकि इसका पीडीएफ जो है वो आप लोगों को टेलीग्राम पर सेंड कर दिया जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से क्या आता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से क्वेश्चन बनता है जो कि आप लोगों को क्लास में भी कितना बार करा चुके हैं। सक्रियता श्रेणी से क्वेश्चन बनता है। आपसे धातु पूछा जाता है कि पोटेशियम और कैल्शियम दिया है और एक और मान लेते हैं आयरन दिया है, लेड दिया है, कोई भी दिया है, और पूछता है कि इनमें से सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन है। या फिर इस तरह से भी पूछता है कि पोटेशियम और कैल्शियम आयरन से या फिर लेड से अधिक अभिक्रियाशील धातु है। इस तरह से भी क्वेश्चन आपको पूछता है। तो आपको जो है वो अभिक्रियाशील जो श्रेणी है इसको आपको याद कर लेना है। चाहे आप जैसे भी याद करें, ट्रिक बना सकते हैं, जो भी जैसे भी। क्या यहाँ पे दिया है, तो ऊपर में जो दिया है जैसे कि पोटेशियम दिया है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी यानी कि पारद और सिल्वर, गोल्ड,
अब यहाँ पे क्या दिया है, तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु होते हैं जो ऊपर में दिया है, ये सबसे अभिक्रियाशील अधिक होते हैं। नीचे जो आते जाते हैं तो इसका अभिक्रियाशील घटते जाता है, और सबसे कम अभिक्रियाशील इसमें जो दिया है वो गोल्ड दिया है। अगर आपसे पूछता है कि एक आपके सामने गोल्ड है यानी कि सोना है, और एक आपके सामने एल्यूमिनियम है, तो इन दोनों में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन है, तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु आपका एल्यूमिनियम आ जाएगा, जो कि यहाँ पे दिया है। इसी तरह अगर आपसे मरकरी एक ऑप्शन में दे दिया जाए, एक आपको हम क्वेश्चन देते हैं और आप बतलाइएगा कि इसमें से सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है। एक आप लोगों को हम जिंक देते हैं, इसके अलावा एक आयरन लेड देते हैं, और एक कॉपर देते हैं, और एक सिल्वर देते हैं, और आप कमेंट करके बतलाइए कि इन चारों में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है। इन चारों में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है, आप लोग इसका कमेंट करके आंसर बतलाइए। और ये जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक और यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि वो कौन सी धातु है जो ठंडे जल के साथ तेज़ी से अभिक्रिया करता है, तो ठंडे जल के साथ तेज़ी से जो अभिक्रिया करता है वो पोटेशियम और सोडियम आपको अक्सर एग्जाम में आता है। ये जो होते हैं वो ठंडे जल के साथ तेज़ी से अभिक्रिया करता है, तेज़ी से अभिक्रिया करता है। एक और चीज़ की सोडियम जो होता है ये अधिक अभिक्रियाशील तत्व होता है, धातु होता है, इसलिए इसको केरोसिन के तेल यानी कि मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है। अगला यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कार्बन और हाइड्रोजन के संतृप्त यौगिक से आपसे क्वेश्चन पूछता है। आपको हम बतलाए थे हाइड्रोकार्बन के बारे में, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दोनों बतलाए थे, जिसमें हम आपको संतृप्त के अंदर बतलाए थे एल्केन आता है, और असंतृप्त के अंदर एल्किन और एल्काइन आता है। तो यहाँ पे आपको दिया है कि कार्बन परमाणुओं की संख्या, नाम यहाँ पे, और सूत्र और संरचना यहाँ पे दिया है। तो आपको हम बतलाए थे कि मीथेन का क्या संरचना होता है, तो CH4 हम आपको निकालने भी बतलाए थे। इसी तरह एथेन बतलाए थे C2H6, प्रोपेन बतलाए थे C3H5, ब्यूटेन बतलाए थे C4H10। और ये इसलिए आप लोगों को बतला रहे हैं कि इससे भी कहीं ज़्यादा आपको जो है इस संरचना से क्वेश्चन आता है कि आपको संरचना दे दिया जाएगा, और आपसे पूछेगा कि इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है। तो बस आपको यहाँ पे क्या करना है, काउंट करना है। कार्बन कितना है, तो 4 है, तो C जो है वो 4 हो जाएगा, और हाइड्रोजन 4 नीचे 4 ऊपर 8 और 2 साइड में है तो 10, हाइड्रोजन 10। C4H10 यानी कि डबल से 2 ज़्यादा है, यानी कि एल्केन ग्रुप का आएगा, और एल्केन ग्रुप का आएगा, कार्बन 4 है तो ब्यूटेन आ जाएगा, 4 नंबर पर ब्यूटेन होता है। क्लियर है, आप लोग कम से कम 6 तक आप याद रख लीजिएगा। 1 नंबर पे क्या आएगा, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन एंड देन हेक्सेन। 6 नंबर तक आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आपको प्रकार्यात्मक समूह और उसका फार्मूला से क्वेश्चन आता है। अक्सर यहाँ से एक क्वेश्चन कभी कभी आ ही जाता है, तो क्या आपको यहाँ पे याद रखना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपको यहाँ पे परमाणु, यहाँ पे विषय परमाणु, यौगिक का प्रकार और प्रकार्यात्मक समूह का फार्मूला। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहला नंबर पे है क्लोरीन और ब्रोमीन। अगर क्लोरीन और ब्रोमीन यहाँ पे लग जाता है लास्ट में लग जाता है, यानी कि प्रत्यय के तौर पे लग जाता है, जो लास्ट में लगता है तो उसको हेलो उसको बोलते हैं, और उसको नाम क्या हो जाएगा, क्लोरो या फिर ब्रोमो बोलेंगे। हेलो क्लोरो या फिर ब्रोमो, और एल्केन ग्रुप में ये लगता है। और इसके अलावा आपको एल्कोहल अगर कहाँ पे लगेगा, एल्कोहल का साइन OH होता है। अगर आपको लास्ट में OH लगा है किसी में, तो आप समझ जाएंगे कि वो एल्कोहल है। अगर CHO लगा हुआ है इस तरह से, कार्बन के साथ हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, यानी कि CHO लगा है, तो एल्डिहाइड ग्रुप का होता है, आपको नाम याद रखना है। इसी तरह अगर कार्बन के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन लगा है इस तरह से, कार्बन डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, तो इसका नाम कीटोन है। और इसी तरह COOH याद रखना है। इसमें किस तरह से बॉन्डिंग बनता है, तो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनता है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, एंड सिंगल बॉन्ड से OH यानी कि एल्कोहल जुड़ता है, और एक इधर हाइड्रोजन कार्बन वगैरह जुड़ने के लिए रहता है। तो इस तरह से अगर है तो आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल है। और आगे हम आप लोगों को बतलाएंगे इसका एग्जाम्पल के साथ कि किस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। तो इसको आपको याद रखना है कि कौन सा ग्रुप का है। आपसे नाम पूछ देगा कि कौन सा ग्रुप है, क्या नाम है। जैसे कि सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि आप यहाँ पे क्या बोले थे, पूर्व लग्न यानी कि क्लोरो और ब्रोमो आदि। तो इस तरह से अगर है और लास्ट में आपका क्लोरीन लगा है, तो इसको क्या बोलेंगे, क्लोरोप्रोपेन बोलेंगे। क्लोरो
क्लोरीन लगा है तो इसको क्लोरो बोलेंगे, और प्रोपेन क्यों बोलेंगे, तो इसमें जो है वो 3 कार्बन है इसलिए इसको प्रोपेन बोलेंगे, तो क्लोरोप्रोपेन हो जाएगा। इसी तरह आपको एल्कोहल का एग्जाम्पल बतलाए थे, एल्कोहल लगा है और उसमें जो है आपको OH लगा रहेगा, यहाँ पे देख सकते हैं OH लगा होगा। अगर OH यहाँ पे लगा हुआ है तो, और OH सिर्फ नहीं देखना, एक और चीज़ हम आप लोगों को बतलाए थे लास्ट में, आपको एक और चीज़ यहाँ पे बतलाए थे कि OH इसमें भी देखिए लगा है, OH इसमें भी लगा है, लेकिन इसमें कार्बन के साथ एक डबल बॉन्ड भी है, तो एक कौन सा कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला हो जाएगा यहाँ पे, जैसे कि बतलाते हैं। यहाँ पे भी देखिए OH लगा है, लेकिन इसमें कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन भी लगा है, इसलिए कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा, जबकि इसमें ऑक्सीजन सिर्फ OH यहाँ पे लगा है तो एल्कोहल है। और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको यह भी याद रखना है। तो आपको कैसे यहाँ पे नाम अगर आपसे पूछा जाता है तो कभी कभी प्रोपेनाइल, प्रोपेनॉल, प्रोपेनेन में कन्फ्यूजन होता है, तो आपको इंग्लिश का नाम जो एल्कोहल है उसके लास्ट में OL लिखा रहेगा, जैसे प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, मेथेनॉल, OL लगा रहेगा, एल्डिहाइड के लास्ट में AL लगा होगा, और इसमें आपको क्या बतला था, CHO यहाँ पे आपको रहेगा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं प्रोपेनाइल, AL रहेगा लास्ट में। कीटोन के अंदर लास्ट में ONE रहेगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रोपेनोन, लास्ट में ONE लिखा हुआ आपको मिलेगा, प्रोपेनोन। इसी तरह से कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसमें हम आपको बतलाते COOH वाला, जिसके लास्ट में ओइक एसिड लिखा हुआ रहेगा, जैसे प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। एंड देन यहाँ पे आता है एल्किन और एल्काइन, तो एल्किन में ENE हम आपको पहले भी बतलाए हैं, और एल्काइन में YNE, और एल्किन के अंदर एक इसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है, और एल्काइन के अंदर कार्बन कार्बन के बीच एक ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? आप लोग इसको फिर से एक बार देख लीजिएगा, हालांकि इसका आप लोगों को रिवीजन फिर से ज़रूर कीजिएगा। आपको PDF जो है वो सेंड कर देंगे इस क्लास का ख़त्म होने के बाद, जस्ट अभी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कुछ महत्वपूर्ण हार्मोन और उसका कार्य से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से सीधे आता है। तो जैसे कि आपको हार्मोन दिया है वृद्धि हार्मोन, तो वृद्धि हार्मोन जो है वो कहाँ से सीक्रेट होता है, तो पीयूष ग्रंथि से सीक्रेट होता है। और वृद्धि हार्मोन क्या काम करता है, तो सभी अंगों में वृद्धि प्रेरित करने का काम करता है। इसके बाद थायराइड ग्रंथि जो है एक कौन सी हार्मोन सीक्रेट करता है, तो थायरोक्सिन हार्मोन। यहाँ पे जो खाली स्थान जो है यहाँ पे आप लिख सकते हैं, थायरोक्सिन हार्मोन सीक्रेट करता है। एंड ये क्या करता है, तो शरीर की वृद्धि के लिए एंड उपापचय का नियमन करता है। एंड नेक्स्ट है इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन कहाँ से सीक्रेट होता है, तो ये पहले भी बतला चुके हैं कि पेनक्रियाज से यानी कि अग्नाशय से सीक्रेट होता है। और ये इंसुलिन क्या करता है, तो इंसुलिन जो है वो रक्त में शर्करा स्तर का नियमन करता है, यानी कि जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल है उसको बैलेंस करने का काम करता है। नेक्स्ट है टेस्टोस्टेरोन, जो कि टेस्टिस से सीक्रेट होता है, वृषण से। एंड टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या काम करता है, तो जो टेस्टोस्टेरोन है यह एक नर लैंगिक अंगों का विकास और जो मेल होते हैं, बॉयज होते हैं, यानी कि लड़कों में यौनारंभ लक्षणों को नियंत्रण करने का काम करता है टेस्टोस्टेरोन का। नेक्स्ट है कि अंडाशय। अंडाशय यानी कि ओवरी, यहाँ से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, तो यहाँ से एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट होता है। एंड ये क्या काम करता है, तो मादा लैंगिक अंगों का विकास एंड मासिक चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल का नियमन करता है। एंड नेक्स्ट इज वन की एड्रेनलिन। एंड एड्रेनलिन कहाँ से सीक्रेट होता है, तो एड्रेनल ग्रंथि से सीक्रेट होता है। और एड्रेनलिन क्या काम करता है, तो आपको पहले ही बताया, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। एंड आपातकालीन की स्थिति में ये शरीर को लड़ने के लिए तैयार करता है, जैसे कि हार्ट बीट जो है वो तेज हो जाता है, BP जो है वो हाई हो जाता है, इमरजेंसी कंडीशन में ये जो है वो एक्टिव हो जाता है। एंड देन लास्ट इज वन की मोचक हार्मोन, यानी कि मोचक हार्मोन यानी कि ये क्या हो जाएगा, रिलीजिंग हार्मोन। एंड ये कहाँ से सीक्रेट होता है, तो ये जो है वो हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होता है, हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होता है। एंड रिलीजिंग हार्मोन जो होता है मोचक हार्मोन, इसका क्या काम होता है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि से हार्मोन के स्राव को प्रेरित करती है। क्लियर है? नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आता है यहाँ से कि पुष्प के अनुदैर्ध्य कांट से यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे क्या आपको पहचानने के लिए बोल दिया जाएगा कि इसमें से कौन है स्त्री केसर, कौन है पुंकेसर। पुंकेसर यानी कि जो मेल पार्ट होता है पुष्प का, एंड स्त्री केसर यानी कि फीमेल पार्ट होता है। पुंकेसर के अंदर यहाँ पे एक परागकोश याद रखना है और एक तंतु याद रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक परागकोश एंड इसका एक तंतु होता है, दो यहाँ पे आता है पुंकेसर के अंदर। एंड देन स्त्री केसर के अंदर आपका वर्तिकाग्र आ जाएगा जो कि सबसे ऊपर यहाँ पे, और यहाँ पे वर्तिका आ जाएगा जिसके यहाँ पे एक
क्या होता है, नाली इसके जैसा भाग होता है, एंड देन नीचे यहाँ पे ओवरी आता है, यानी कि अंडाशय आता है। और ये जो है ये किसका भाग है, तो स्त्री केशर का पार्ट है, स्त्री केशर का पार्ट है, स्त्री केशर का पार्ट है। और आपसे इस तरह से भी क्वेश्चन आएगा कि इनमें से कौन पुंकेशर का पार्ट है। आपको परागकोश दे दिया जाएगा, पराग वर्तिका दे दिया जाएगा, अंडाशय दे दिया जाएगा, वर्तिकाग्र दे दिया जाएगा, और पूछेगा कि इनमें से कौन पुंकेशर का पार्ट है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज वन कि यहाँ से बीज आता है, बीज तो अंकुरन से क्वेश्चन आता है, जैसे कि ये जो पार्ट है बीज पत्र है, और इधर वाला भी जो पार्ट है बीज पत्र है, और बीच में आपका एक परांकुर आता है और एक मूलांकुर आता है। जो नीचे वाला पार्ट होता है, जैसे ये बीज है, एक ऊपर वाला पार्ट जाएगा, एक पार्ट नीचे जाएगा, तो जो पार्ट ऊपर जाएगा उसको परांकुर बोलते हैं, और जो पार्ट नीचे जाएगा उसको मूलांकुर बोलते हैं, मूलांकुर बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन है कि मानव का मादा जनन तंत्र से क्वेश्चन यहाँ पे आपको याद रखने को बोला जाएगा। ये भी हो सकता है कि आपको फिगर दे दिया जाए और आपको नंबरिंग करके यहाँ पे दे दिया जाए, ए नंबर का क्या नाम है, इस तरह से भी क्वेश्चन आपको दे सकता है, तो आपको प्रिपेयर रहना है। तो इसका नाम हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है वो फैलोपियन ट्यूब है, इसको हिंदी में अंडवाहिनी बोलते हैं। ये जो है वो अंडाशय है, इधर भी अंडाशय है, ये भी फैलोपियन ट्यूब है। एंड दिस यहाँ पे जो है वो गर्भाशय है, यहाँ पे ग्रीवा है, एंड यहाँ पे जो है वो योनि है। और यही है, इसको आपको याद रख लेना है पार्ट का। हालांकि आप अगर बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे होंगे तो आपको वहाँ पे पता होगा एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, फंडस, इनफंडिबुलम, एम्पुला कहाँ कहाँ पे है डिटेल में। लेकिन आपका एएनएम जीएनएम में इतना डिटेल में नहीं आता है, तो आपको बस जो 10th में दिया है वही आपको जानना है। 10th लेवल का सिलेबस आपका लिखा हुआ भी है। एंड देन यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कि मानव का नर जनन तंत्र का कौन सा पार्ट होता है, कौन कौन सा होता है, कहाँ कहाँ पे होता है, आपको याद रखना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो होता है वो टेस्टिस होता है, वृष्ण होता है, और वृष्ण कोश, शुक्रवाहिका, एंड यहाँ पे जो है ये नालिका जो है मूत्र नालिका है, यहाँ पे मूत्राशय होता है, और यहाँ पे जो है वो शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, शिश्न एंड मूत्र मार्ग, ये सब आपको बस याद रखना है। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन आने की कम ही संभावना है, लेकिन जो है अब बोर्ड जो है वो एडवांस होते जा रहा है, तो आप लोगों का जो क्वेश्चन का लेवल है वो भी इंक्रीज करने वाला है अब। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन कैसे होता है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। तो देखिए यहाँ पे ग्लूकोज है जिसमें 6 कार्बन अणु होते हैं, एंड यहाँ पे कोशिका द्रव में जो विखंडन होते हैं, पायरुवेट में 3 वायु में अणु। अब यहाँ से आपको मेन याद रखना है कि ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कहाँ पे होता है, ये आपको याद रखना है। ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में कहाँ पे होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कहाँ होता है, और ऑक्सीजन के अभाव में कहाँ होता है, ये तीनों याद रखना है। तो अगर पूछा जाए कि ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कहाँ पे होता है, तो ईस्ट के अंदर होता है, जिसमें क्या बनता है, एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा के 2 यहाँ पे कार्बन अणु बनता है। अगर आपसे पूछा जाए कि ग्लूकोज का विखंडन कार्बन की उपस्थिति में कहाँ पे होता है, तो कार्बन की उपस्थिति में जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, एंड यहाँ से क्या बनाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा यहाँ पे बनाता है। और नेक्स्ट अगर पूछा जाए कि ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के अभाव में कहाँ पे होता है, तो हमारी पेशी कोशिकाओं में होती है, जहाँ पे लैक्टिक अम्ल बनाता है प्लस ऊर्जा बनाता है, 3 कार्बन अणु बनाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं, तो नेक्स्ट आपका फिजिक्स से क्वेश्चन आता है, और यहाँ से जो आता है क्वेश्चन वो हर बार आता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो क्वेश्चन आता है इसको आगे हम लोग देखते हैं। तो ये जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे होने वाला है। तो रेडी हैं अब आप लोग फिजिक्स के लिए। तो यहाँ तक अगर आप लोग आ गए हैं तो आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, और जो अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं वो लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए अब आते हैं फिजिक्स के ऊपर। तो सबसे पहले कि आपको जानना होगा उत्तल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल लेंस क्या होता है, अवतल लेंस क्या होता है। इसके बाद हम आप लोगों को ये कहाँ पे रखेंगे प्रतिबिंब, तो कहाँ पे बनेगा, तो हम एक एक जैसे जैसे आते जाएगा वैसे वैसे आप लोगों को बतलाते जाएंगे। तो सबसे पहले अवतल दर्पण आया है, अवतल दर्पण आया है, तो अवतल दर्पण आया है, तो अवतल दर्पण के बारे में सबसे पहले हम आपको बतलाएंगे। तो अवतल दर्पण जो होता है इस तरह से अंदर की ओर ये धंसा होता है, एंड इसको बाहर से इसको पेंट किया होता है, और अंदर की ओर ये धंसा होता है। इसमें जो आपका इमेजेज बनता है वो कैसा बनता है, तो इसमें आपका वास्तविक भी बनता है और आभासी भी बनता है, उल्टा भी बनता है, सीधा भी बनता है, छोटा बड़ा समान साइज सभी तरह के प्रतिबिंब बनते हैं। बस इसको यहाँ पे इतना याद रखना है। जबकि अवतल दर्पण होते हैं इस तरह से, अवतल दर्पण होते हैं, अवतल दर्पण
दर्पण में सिर्फ और सिर्फ आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है और हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है, इसको याद रखना है। आगे हम आप लोगों को बतलाएंगे अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण अभी बताएंगे, उत्तल दर्पण आगे हम आप लोगों को बतलाएंगे डिटेल में। तो सबसे पहले हम उत्तल दर्पण पे बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे सामने एक उत्तल दर्पण है, इसका हम एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को बतलाते हैं। ये देखिए हम एक उत्तल दर्पण लेते हैं, इस तरह से देखिए उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या बतला है, जो अंदर की ओर धंसा होता है। अवतल दर्पण में जो अंदर की ओर ऐसे धंसा होता है एंड बाहर से इसको पेंट कर दिए। अब बोला गया है कि अब बिंब की स्थिति, तो सबसे पहले कि आपको यह भी जानना होगा कि ये जो है एक गोला का टाइप, इस तरह से गोला का पार्ट होता है, जिसका बीच में जो होता है इसको केंद्र बोलते हैं, इसको केंद्र बोलते हैं सी से। और ये जो दर्पण का बीच वाला भाग होगा इसको पोल बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। आपको याद रखना है, आगे आप लोगों को बताऊंगा कहाँ पे इमेज रखा गया है तो कहाँ पे दर्पण बन रहा है, इसीलिए हम आपको यहाँ पे बतला रहे हैं कि पी कहाँ है, सी कहाँ है। अब देखिए आप लोगों को इन दोनों को बीच अगर मिला देते हैं एक सीधी रेखा, अगर सी और पी यानी कि मुख्य अक्ष और ध्रुव को अगर मिला देते हैं सीधी रेखा, तो ये जो हमारा बनता है यह मुख्य अक्ष बनता है। यह क्या बनता है, मुख्य अक्ष बनता है। एंड अब मुख्य अक्ष यहाँ पे बनकर तैयार हो गया। अब देखिए हल्का सा इसको मिटाते हैं। अब यहाँ तक तो आप समझ चुके होंगे, इस तरह से हमारा मुख्य अक्ष हुआ, यहाँ पे पी हुआ एंड यहाँ पे एक सेंटर हुआ। यहाँ तक क्लियर है, बारीकी से आप लोगों को हम बता रहे हैं, अच्छे से समझिएगा। एंड देन यहाँ पे देखिए आपको क्या देखना है, अब आप ये सेंटर हो गया और ये पोल हो गया, इसके बीच की दूरी जो होता है यानी कि इसकी आधी दूरी जो होता है उसको फोकस बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। उसके बीच में फोकस होता है एंड फोकस से अब पोल के बीच की दूरी जो होता है, ध्रुव के बीच की दूरी जो होता है उसको फोकस दूरी बोलते हैं। यानी कि एफ पी और एफ के बीच की दूरी जो हुआ वो फोकस दूरी स्मॉल एफ, एंड सी और पी के बीच की दूरी जो हुआ उसको वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। ये भी आप लोगों को बतलाते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए आपको इमेज यहाँ पे देखना है कि कहाँ से कहाँ पे इमेज बनता है, यही आप लोगों को यहाँ पे मेन समझना है। बाकी चीज़ आप लोगों को यहाँ पे बेसिक चीज़ था वो समझ चुके हैं। अब देखिए आपसे बोला है कि सबसे पहला नंबर की बिंब की स्थिति, अगर कोई भी बिंब है यानी कि वस्तु है उसको हम अनंत के ऊपर रखते हैं तो कहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है कि कोई भी वस्तु अनंत पे रखता है यानी कि अनंत से आ रहा है दर्पण के ऊपर, इस तरह से दर्पण पे आएगा अनंत से होता हुआ। तो अनंत से होता हुआ कोई भी अगर आता है, अगर मुख्य अक्ष के समानांतर कोई भी किरणें दर्पण से टकराती है, क्या बोले, मुख्य अक्ष के समानांतर, ये जो मुख्य अक्ष है इसके समानांतर आता है कोई भी किरण और दर्पण से टकराता है तो परावर्तन होता है। और परावर्तन होने के बाद वो मुख्य फोकस से होकर गुजरता है। देख सकते हैं फोकस से आकर गुजरा, फोकस से होकर गुजरता है। इसी तरह हम एक और किरण अनंत से लेकर आते हैं इसके नीचे से, और इस तरह से इसको हम इस पे लाते हैं तो यह अभी कहाँ से गुजरेगा, फोकस से जाकर गुजरेगा। और फोकस से जाकर गुजरेगा तो आपका जो इमेज बना वो कहाँ पे बना, आपका जो इमेज बना वो कहाँ पे बना, तो इमेज जो है आपका फोकस के ऊपर बना, यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति आपका फोकस के ऊपर बना। तो इससे पहले हम आगे आप लोगों को बतलाएंगे कैसा बनेगा, उससे पहले एक और चीज़ आपको बतलाते हैं कि आपको परावर्तन के नियम पता होना चाहिए कि यहाँ से केंद्र पे इसको खींचते हैं, आपतन कोण ये वाला है और एक परावर्तन कोण, और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। हमेशा जहाँ पे भी आपको परावर्तन देखने को मिलता है वहाँ पे आपको याद रखना है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये बीच में हम अभिलंब खींच दिए तो अभिलंब के उधर आपतन कोण, इधर परावर्तन कोण। इसको भी हम अलग से अभी आप लोगों को बताएंगे, पहले इस कंसेप्ट को समझाते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने एक इमेज है जो कि इमेज नंबर फर्स्ट आप लोगों को हम बतलाए थे। इमेज नंबर फर्स्ट में क्या बतलाया, अनंत से कोई वस्तु आ रहा है दर्पण पे और ए मुख्य फोकस से यहाँ पे जाकर भागेगा तो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसमें जो है इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बना, तो फोकस के ऊपर बना, बिल्कुल बना फोकस के ऊपर। प्रतिबिंब का साइज क्या होगा, तो साइज जो होगा वो अत्यधिक छोटा होगा, यानी कि बिंदु के आकार का होगा, क्योंकि जो आपका प्रतिबिंब है वो फोकस के ऊपर बन रहा है और आपका जो इमेज था वो अनंत से आ रहा था तो छोटा साइज बनेगा। और ओरिजिनल यहाँ पे आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ पे आपको इस तरह से वास्तविक रूप से काटता हुआ प्रतीत होगा वहाँ पे आपका वास्तविक इमेज बनेगा। अगर आप इस तरह से मान लेते हैं कि अवतल दर्पण इस तरह से है,
और ऐसे जाता है और आपको ये आभासी प्रतीत होगा कि यहाँ पे फोकस पे जाएगा, तो ये आपका आभासी इमेज होता है। लेकिन अगर आपको वास्तविक रूप से यहाँ पे काटता हुआ प्रतीत हो रहा है तो वास्तविक इमेज बनेगा। और एक और चीज़ आपको याद रखना है कि जहाँ पे वास्तविक इमेज बनेगा वहाँ पे आपको उल्टा याद रखना है, यानी कि वास्तविक और उल्टा होता है। और जहाँ आभासी होता है, आभासी के साथ सीधा प्रतिबिंब बनता है, ये हमेशा ही होता है, तो आपको इसको भी याद रख लेना है। अब नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर ये सी से परे है, सी से परे मतलब कहाँ पे बोलेंगे कि आप तो बताएं नहीं सी से परे कहाँ पे होता है। तो यहाँ पे आपका सी हो गया, यहाँ पे एफ हो गया, यहाँ पे पी हो गया। अगर सी से परे बोला है तो अनंत यहाँ पे था, अनंत और सी के बीच, यानी कि सी से इधर आपका रहेगा और अनंत से पहले रहेगा, यानी कि अनंत और सी के बीच बोल सकते हैं, कहीं भी बोल सकते हैं, लेकिन जो केंद्र है उससे सेंटर से इधर रहेगा यानी लेफ्ट साइड, और अनंत से राइट साइड रहेगा, एक फिक्स जगह पे रहेगा। तो कहाँ पे इसका इमेज बनेगा, तो इसका इमेज जो बनेगा वो फोकस एंड सेंटर के बीच में बनेगा। तो यहाँ पे फोकस है और यहाँ पे सेंटर है, तो इसके बीच में बनेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कहाँ पे बन रहा है, सेकेंड वाला इमेज में। सेकेंड वाला इमेज में हम आप लोगों को बनाकर बतलाते हैं। देखिए क्या बोला है, इस तरह से आपको एक अवतल दर्पण दिया हुआ है, अवतल दर्पण दिया है और इसमें क्या बोला है, कहाँ पे है इमेज, तो आपका यहाँ पे सेंटर है, यहाँ पे आपका सेंटर लाइन है, तो आपका इमेज कहीं यहाँ पे रखा हुआ है। अगर मुख्य अक्ष के समानांतर हम इसके ऊपर लाते हैं तो यह फोकस से होकर यहाँ पे गुजर जाएगा, ये फोकस है। एंड इससे जो दूसरा किरण हम लाते हैं वो सेंटर से लाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी किरण सेंटर से यहाँ पे आएगा, सेंटर से यहाँ पे होते हुए ये आता है इस तरह से। और सेंटर से होते हुए अगर आता है तो ये जो है ये सीधे वापस इस तरह से आया, तो ये भी वापस सेंटर से लौट जाता है। तो ये इधर से तो आया सेंटर से, लेकिन ये लौटेगा तो इसका परावर्तन के बाद आपको ये वाला जो किरण है और ये वाला किरण यहाँ पे काटता हुआ आपको दिखाई देता है। और ये कहाँ पे बनेगा, तो आपका सेंटर और फोकस के बीच में बनेगा, सेंटर और फोकस के बीच में बनेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सी से परे दिया है, एफ तथा सी के बीच छोटा इमेज बनेगा और वास्तविक तथा उल्टा इमेज बनेगा। इसी तरह अगर सेंटर पे रखते हैं तो सेंटर पे ही इसका इमेज बनता है, समान साइज का बनता है और वास्तविक और उल्टा बनता है। हम इसका अब ट्रिक आप लोगों को बताने वाले हैं, इसलिए इसको हम रीड करके आप लोगों को बतलाते हैं। अगर सी और एफ के बीच रखते हैं तो फिर आपका इमेज यहाँ पे बनेगा, जहाँ पे सी से परे बनेगा विवर्धित यानी कि बड़ा बनेगा, वास्तविक उल्टा। एफ पर रखते हैं तो अनंत पे बनता है, आवर्धित बनता है यानी कि बड़ा बनता है, वास्तविक और उल्टा। एंड देन लास्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि पी तथा एफ के बीच रखते हैं। तो ये देखिए आपका दर्पण है, क्योंकि इसमें जो है आपका आभासी प्रतिबिंब बनता है। और बोला है कि यहाँ पे एफ है, यहाँ पे सी है एंड यहाँ पे पी है, पी और एफ के बीच रखता है। आपको यहाँ पे देखिए दर्पण यहाँ पे रखा गया है पी और एफ के बीच। तो सबसे पहले कि ये जो है वो मुख्य अक्ष समानांतर एक किरण जाएगा, तो इसको मान लेते हैं कि हम सेंटर के सापेक्ष इसको हम यहाँ से किरण गुजारते हैं, सेंटर के सापेक्ष अगर इसको किरण गुजारते हैं तो ये वापस आ जाएगा सेंटर पे ही, तो इस तरह से आ जाएगा। और एक हम इसका किरण हम पोल से गुजारते हैं, तो आपको पता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, जितना कोण पे जाएगा केंद्र पोल के ऊपर उतना ही कोण पे लौट जाएगा। और इसको हम आभासी रूप से पीछे खींचेंगे तो इस तरह से इसका इमेज बनता हुआ आपको प्रतीत होगा, इस तरह से आपका इमेज दर्पण के पीछे बनता हुआ प्रतीत होगा, जो कि बड़ा प्रतिबिंब बनता है, आभासी बनता है और सीधा बनता है। क्योंकि ये ओरिजिनल आपको मिलता हुआ प्रतीत नहीं हुआ, इधर आपको मिलने वाला भी नहीं है, पीछे ही आपका मिल रहा है, तो जो कि आभासी है और सीधा प्रतिबिंब है। अब देखिए यहाँ पे आपको कैसे याद रखना है, ट्रिक के माध्यम से। तो देखिए यहाँ पे हम आपको अगर ट्रिक बतलाऊँ तो कैसे याद रखना है। एक अवतल दर्पण यहाँ से बना लेना है, अवतल दर्पण बना लेना है, इसको बाहर में पेंट करते हैं। एंड देन इसके बाद आपको क्या करना है, इसका मुख्य अक्ष खींच लेते हैं, तो ये हो गया इसका मुख्य अक्ष। और आपको जो याद रखना है ट्रिक, क्या याद रखना है, यहाँ पे एक सेंटर है, यहाँ पे आपका फोकस है एंड यहाँ पे अनंत है। तो आपको नंबरिंग देना है, कैसे नंबरिंग देना है, तो आपको अनंत पे 1 देना है, पहला आपका इमेज अनंत पे है, उसके बाद सी से परे है तो 2 नंबर पे इमेज है, और 3 नंबर पे आपका सेंटर पे इमेज है, 4 नंबर पे इन दोनों के बीच है, 5 नंबर पे आपका यहाँ पे है एंड 6 नंबर पे आपका पी और एफ के बीच में है। तो 6 नंबर को अपवाद रखते हैं, इसको आपको याद रखना है, 5 नंबर तक ही करते हैं। फिर हम इसका उल्टा नंबरिंग करते हैं, जहाँ पे 5 है वहाँ से 1 लिखते हैं, इसके नीचे लिखते हैं 1 एंड यहाँ पे 4 है वहाँ पे 2 एंड 3 बराबर 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 एंड यहाँ पे 5। अब क्या आपको याद रखना है, ट्रिक आपको ये याद रखना है कि
आपको सबसे पहला कि एक ही कंडीशन है जिसमें आपका अवतल दर्पण के अंदर आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है, वो कंडीशन है आपका पोल और फोकस के बीच यहाँ पे रखेंगे तब वो कंडीशन है, इन दोनों के बीच में रखेंगे तब। तो वो कंडीशन आपको याद रख लेना है, बाकी हम आपको ट्रिक बतलाते हैं। तो 1 नंबर यानी कि अनंत से आ रहा है तो आपका 1 नंबर यहाँ पे इमेज बनेगा, 2 नंबर से आ रहा है तो आपका 2 ही नंबर पे यहाँ पे बनेगा, 3 से आ रहा है तो आपका 3 पे ही बनेगा, 4 से आ रहा है तो आपका 4 पे प्रतिबिंब बनेगा, और 5 यानी अनंत फोकस से आ रहा है तो आपका अनंत पे यहाँ पे 5 नंबर पे बनेगा। आपको ये ट्रिक याद रख लेना है, बहुत ही मतलब आसान ट्रिक है अगर आप याद रखना चाहते हैं कहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। दूसरा चीज़ आपको याद रखना है कि छोटा कब बनेगा बड़ा कब बनेगा, ये भी बतलाते हैं कि अगर जो 1 नंबर से आ रहा है बहुत दूर से आ रहा है और उसका प्रतिबिंब नज़दीक ही बन गया तो ये छोटा प्रतिबिंब बनेगा। ये भी दूर से आ रहा है, इसका भी प्रतिबिंब नज़दीक ही बन गया तो ये भी छोटा बनेगा। ये जितना दूर से आ रहा है उतना ही दूर पे इसका प्रतिबिंब बना तो ये समान साइज का बनेगा। एंड ये नज़दीक से अगर बिंब इसका है, वस्तु रखा है और इसका प्रतिबिंब दूर जाकर बनता है तो दूर इसका अगर प्रतिबिंब बनता है तो बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, और इसका भी प्रतिबिंब जो फोकस वाला है इसका भी जाकर दूर प्रतिबिंब बनता है तो यह भी बहुत बड़ा प्रतिबिंब इसका बन जाएगा। क्लियर है? तो यही है इमेज, आप लोग देख सकते हैं हर एक किसी का अलग अलग इमेज है। तो आपको इमेज वगैरह से उतना क्वेश्चन नहीं आता, जो क्वेश्चन आपका आता है वो ये वाला जो चार्ट आपको दिया है यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो इसको आपको याद कर लेना है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है। क्लियर है? और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे आपका उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति और आपेक्षिक साइज। तो सबसे पहले उत्तल दर्पण जो ऊपर की ओर इसे उठा हुआ होता है, इसको याद रखना है, इस तरह से होता है, अंदर से पेंट होता है, ऊपर की ओर उठा होता है। इसमें 3 चीज़ आपको हमेशा याद रखना है कि इसमें जो है हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है, और आभासी प्रतिबिंब बनता है, सीधा बनता है और हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। ये 3 चीज़ याद रखना है, क्या क्या? आभासी बनता है, सीधा बनता है और छोटा प्रतिबिंब हमेशा बनता है। और एक और चीज़ आपको बतला दूं कि समतल दर्पण में भी आपको समतल दर्पण जो होता है उसमें भी आपका आभासी बनता है और सीधा बनता है, लेकिन उसमें प्रतिबिंब जो बनता है वो समान साइज का बनता है। आपको इतना सा अंतर है समतल दर्पण में, तो उसको भी आपको याद रखना है। समतल दर्पण से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो कैसा बनता है? आभासी और सीधा बनता है, एंड उसमें जो है वो बराबर प्रतिबिंब बनता है। तो नेक्स्ट यहाँ पे हम इसी को अभी एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले इसमें 2 ही कंडीशन पे आपका इमेज बनता है। फर्स्ट इज वन इस तरह से है, तो इसमें आपका जो फोकस हो जाएगा वो इधर हो जाएगा, केंद्र इधर हो जाएगा, तो उसका जो है फोकस यहाँ हो गया, केंद्र यहाँ हो गया, पोल तो यहाँ दिया है। तो आपका इमेज एक हम अनंत पे रखते हैं और एक जो है वो अनंत और दर्पण के ध्रुव जो एक पोल है इन दोनों के बीच में इधर कहीं रखते हैं। 2 ही कंडीशन में इसमें इमेज बनता है। तो पहला कंडीशन अनंत पे रखते हैं तो यह फोकस पे बनेगा, एंड दर्पण के यहाँ पे देख सकते हैं पीछे बनेगा, यहाँ पे बनेगा, एंड पीछे बनेगा तो आभासी ही बनेगा, एंड छोटा प्रतिबिंब बनेगा, इसमें भी छोटा प्रतिबिंब बनेगा। देन हम अनंत और इसके बीच में रखते हैं तो ए भी जो आएगा यहाँ से, एंड ए पी तथा एफ के बीच बनेगा। चलिए तो इसको भी हम लोग बनाकर दिखाते हैं, तब आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर है? तो सबसे पहला हम इस तरह से लिए एक दर्पण, एंड अवतल दर्पण है। तो सबसे पहले हम इस तरह से मुख्य अक्ष इसका खींच लिए, अनंत से आया तो ये जो है वो इधर की ओर परावर्तित हो जाएगा, ये भी परावर्तित हो जाएगा, लेकिन आपको पता है मुख्य अक्ष के समानांतर है तो ये तो फोकस पे ही जाएगा, ये भी फोकस पे ही जाएगा, तो यहाँ पे फोकस पे मिलता हुआ प्रतीत हुआ, तो इसका इमेज फोकस पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। एंड दूसरा क्या बोला है? तो दूसरा आपको इस तरह से दिया है, दूसरा में आपको दिया है कि यहाँ बीच में से आता है, यानी कि कहीं एक वस्तु दिया है तो यहाँ इसके समानांतर आता है, तो ये जो है आपका मुख्य फोकस से होकर यहाँ परावर्तित होगा। एंड सेकेंड जो है हम इसको सेंटर से गुजारेंगे तो यहाँ पे कहीं सेंटर होता है तो इसको हम सेंटर के यहाँ से ले जाएंगे, तो यहाँ से तो ये वापस भी चला जाएगा, लेकिन ये जो है आभासी रूप से यहाँ पे मिलता हुआ प्रतीत होगा सेंटर के ऊपर। तो ये जो है वो पी, यहाँ पे पी और एफ के बीच में ही आपका इमेज यहाँ पे कहीं बनेगा। ये 2 ही कंडीशन है, इसका आपको याद रख लेना है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। इसका 2 ही कंडीशन है, ये दोनों आपको याद रखना है। आप इमेज भी यहाँ पे देख सकते हैं कहाँ पे बना, तो एक फोकस और एक पी के बीच में यहाँ पे बना, एंड दूसरा जो है यहाँ पे फोकस पे बना। नेक्स्ट यहाँ पे अगला है, तो अगला यहाँ पे आपको जो है वो गोलीय दर्पणों के लिए नए चिन्ह परिपाटी आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने में हेल्प करता है। तो ये आपका दर्पण है और ये दर्पण है और एक मुख्य अक्ष है। सारे चीज़ के लिए हम बतला दे रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको प्लस कहाँ होता है, माइनस कहाँ होता है, बहुत डाउट होता है ना, तो आप लोग देख लीजिए।
अगर ये दर्पण है इसके बाईं ओर है तो बाईं ओर रखी गई सभी दूरियां निगेटिव होता है, और हम आपको बतलाए हैं कि यू हमेशा निगेटिव होता है। क्यों निगेटिव होता है? क्योंकि यह बाईं ओर ही रखा होता है, और दाईं ओर जो होती है सभी दूरियां पॉजिटिव होता है, चाहे वो फोकस दूरी हो, वक्रता त्रिज्या हो, या फिर कुछ भी हो, दाईं ओर हो तो पॉजिटिव होता है। और मुख्य अक्ष के नीचे है तो ये निगेटिव होता है, और इसके ऊपर वाला है तो वो पॉजिटिव होता है। यहाँ पे 4 कंसेप्ट है, चारों याद रखना है, यहाँ से चारों आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं कि कुछ द्रव्यात्मक माध्यमों का निरपेक्ष अपवर्तनांक, जो कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से भी आया हुआ है। आपको सीधे पूछ देता है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 2.42। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, इस तरह से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है। तो चलिए क्या है अपवर्तनांक? तो अपवर्तनांक मतलब सिंपल सा आपको याद रखना है कि कौन कितना चमकदार होता है, जिसका ज़्यादा अपवर्तनांक होता है और ज़्यादा चमकदार होता है, सिंपल सा आपको याद रखना है। जैसे कि वायु का अपवर्तनांक 1.0003 होता है, बर्फ़ का अपवर्तनांक 1.31, जल का 1.33, एल्कोहल का 1.36, किरोसिन का 1.44, संगलित क्वार्ज जो होता है 1.46, तारपीन का तेल 1.47, बेंजीन का 1.50 एंड क्राउन कांच 1.52, कनाडा बाल्सम 1.53, खनिज नमक 1.54, कार्बन डाइसल्फाइड 1.63, सघन फ्लिंट कांच 1.65 एंड रूबी मणिक के 1.73 एंड नीलम 1.77 एंड हीरा 2.42। एक और चीज़ आप लोगों का डाउट आता था कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, याद आया? तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो प्रकाश की किरण किधर जाती है, एक क्वेश्चन आप लोगों को बतलाते समय हम बतलाए थे कि आपको अपवर्तनांक मालूम होना चाहिए। अगर आपका एक हीरा दिया हुआ है और एक आपके सामने जल दिया है तो इन दोनों में ज़्यादा अपवर्तनांक हीरा का है, तो हीरा जो हो जाएगा वो सघन माध्यम हो जाएगा एंड जल जो हो जाएगा वो विरल माध्यम हो जाएगा। लेकिन अगर आपके सामने एक जल दिया है और एक वायु दिया है तो वायु जो हो जाएगा वो विरल माध्यम हो जाएगा, और जो जल हो जाएगा वो सघन माध्यम हो जाएगा। ये आप लोगों को हम क्वेश्चन सोल्व करते समय बतलाए थे कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में कब जाता है और कब नहीं जाता है, ये भी बतलाए थे। तो हम आपको बतलाए थे जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो वो लंब की ओर झुकता है, ये बतलाए थे हम। और सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो जो अभिलंब होता है उससे दूर भागता है, ये भी बतलाए थे। लेकिन ये हम आपको नहीं बतलाए थे कि कौन सघन माध्यम होगा और कौन विरल माध्यम। बतलाए थे कि जब हम आपको अपवर्तनांक बतलाएंगे तब वहाँ पे हम आपको अच्छा से बताएंगे। हम कहना सही नहीं है कि बर्फ जो है वो विरल माध्यम है, किसके सापेक्ष है, किसी एक सापेक्ष के रहना चाहिए तब हम बोल सकते हैं कि हाँ बर्फ़ जो है वो विरल है या सघन है। अगर आपसे बोला जाए एक नीलम है एंड एक हीरा है तो इन दोनों में से सघन माध्यम कौन है, तो हीरा हो जाएगा। लेकिन अगर आपके सामने एक नीलम है एंड एक आपको बेंजीन दिया है तो इन दोनों में से सघन माध्यम कौन हो जाएगा, तो जो नीलम हो जाएगा वो सघन माध्यम हो जाएगा। इस तरह से आपको सघन माध्यम कौन है और विरल माध्यम कौन है डिफ्रेंशिएट करना है, अलग अलग पहचानना है। अगर आपको बतला दो तो आपको एग्जाम में पूछा हुआ है कि हीरा जो होता है उसका अपवर्तनांक कितना होता है, तो 2.42 होता है। बाकी इसके अलावा आप याद रख सकते हैं जो आपको इम्पोर्टेंट तो ऐसा सारा है, लेकिन 5-6 ऐसा है जिसको आपको याद रखना है। एक हीरा का रखना है, नीलम का रखना है, इसके अलावा बर्फ़ का रखना है, वायु का, जल का और किरोसिन, बेंजीन, ये सब का आपको याद रख लेना है। तारपीन का तेल 1.47, ये सब आपको जो इम्पोर्टेंट लग रहा है वो याद रखना है। बाकी इम्पोर्टेंट वैसे सारा ही है, तो इसमें से कम आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि बीम की विभिन्न स्थितियों के लिए उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब। तो अब हम आते हैं उत्तल लेंस द्वारा। तो उत्तल लेंस और अवतल दर्पण जो था उसको सेम आपको मान के चलना है। जो उसमें इमेज प्रतिबिंब वगैरह जो बनता है वो आप मान के चलिए कि अप्रॉक्स सेम ही होता है। कैसे सेम होता है तो वो हम आप लोगों को अभी बतलाने वाले हैं। तो सबसे पहले इसको बोलते हैं उत्तल लेंस और इसको बोलते हैं अवतल लेंस। पहचानना कैसे है, तो उत्तल लेंस जो होता है वो बीच में मोटा होता है और किनारों पर पतला होता है, और अवतल लेंस जो होता है वो बीच में पतला होता है और किनारों पर मोटा होता है। इससे ऐसे पहचानना है सबसे पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि अवतल लेंस का आप इमेज देख सकते हैं, तो इसमें क्या आपको लग रहा है, इसमें क्या जाएगा, तो ये परावर्तित होगा या अपवर्तित होगा। हमको नहीं लगता कि ये अपवर्तित होगा क्योंकि इसका कर्व साइज इस तरह से है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आगे हम आप लोगों को बतलाएंगे कि कैसे इमेज होगा। तो अपवर्तित तो होगा लेकिन जो है वो इस तरह से जाएगा, लेकिन इस तरह से भाग जाएगा। एंड आगे हम आप लोगों को बतलाते हैं एक एक का इमेज आप लोगों को देखकर। तो देखिए सबसे पहला चीज़ कि आप
इसको याद रखिएगा कि कहाँ पे इमेज रहेगा तो कहाँ पे बनेगा। तो इसमें भी हम आपको बतलाते हैं एक क्या दिया है, उत्तल लेंस दिया है। तो सबसे पहले एक उत्तल लेंस बनाते हैं एंड उत्तल लेंस बनाने के बाद इसमें कहाँ पे क्या क्या दिया है इसको भी आपको जानना जरूरी है। तो सबसे पहले ये उत्तल लेंस हुआ और उत्तल लेंस के बीच में आपका जो होता है एक ओ होता है जिसको प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं, इसको ओ होता है। ये जो होता है वो प्रकाशिक केंद्र होता है। एंड देन इसके इधर एक ए भी सेंटर हुआ और एक ए भी सेंटर हुआ। इसका दो, इसका मुख्य जो सेंटर हुआ इसका दो होना चाहिए। तो एक इधर होता है इसको C1 बोलते हैं एंड ये इधर होता है इसको C2 बोलते हैं। एंड इन सब को मिलाते हैं तो इसको मुख्य अक्ष यहाँ पे हो जाएगा, मुख्य अक्ष हो जाएगा। एक ही रेखा में वो भी होता है, C1 C2 भी होता है, एक ही रेखा पे सब एक ही बिंदु पे होता है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या चीज़ बतलाए थे, तो सेंटर के हाफ दूरी पे फोकस होता है तो इसको F1 बोलते हैं एंड इसको F2 बोलते हैं, F2 बोलते हैं। एंड कभी कभी जो C1 है इसको 2F1 भी बोला जाता है। क्यों 2F1 बोला जाता है, तो फोकस के दोगुनी दूरी पे सेंटर होता है तो 2F1 यानी कि दोगुना दूरी पे होता है, इसलिए 2F लिखा जाता है एंड इसको 2F2 लिखा जाता है। इसलिए आगे चल के आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हम आपको आगे चल के बतलाने वाले हैं कहाँ पे रखेंगे तो कहाँ पे बनेगा ये सब, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखिए अब क्या यहाँ पे कंसेप्ट है उसको सोल्व करते हैं। तो अब तो आप लोग बेसिक चीज़ यहाँ पे जान गए। अब चलिए हम सोल्व करके बतलाते हैं आप लोगों को कि कहाँ पे रखेंगे तो कहाँ पे बनेगा। एक और चीज़ आपको बतला देते हैं कि अगर कोई भी किरण जो है वो आपका प्रकाशिक केंद्र से जाता है तो बिना किसी विचलन के, बिना किसी इधर उधर जाए सीधे पार हो जाता है। अगर उसको हम प्रकाशिक केंद्र से गुजारते हैं यानी कि ओ से गुजारते हैं तो, और ये आपका प्री-वाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर में आपका आया हुआ क्वेश्चन है कि प्रकाशिक केंद्र से होता हुआ अगर कोई किरण गुजरता है तो वो कहाँ पे उसका इमेज बनता है, वो विचलित नहीं होता, वो सीधी रेखा में निकल जाता है। तो चलिए अब यहाँ पे हम सोल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मेरे को क्या दिया, अनंत पे रखा हुआ है। तो अनंत से अगर कोई आ रहा है यहाँ से, तो अनंत से आ रहा है तो इस तरह से आएगा, अनंत से आ रहा है इस तरह से आएगा, इस तरह से यहाँ पे आ रहा है तो क्या होगा, तो अनंत से आ रहा है तो ये फोकस यहाँ पे आपका 2F2 दिया है तो ये जो है वो फोकस से इस तरह से चला जाएगा, फोकस पे इसका इमेज बनता है। एंड फोकस पे इमेज बनता है तो आपको बतलाएं ये छोटा बनेगा एंड वास्तविक और उल्टा बनेगा। इसमें आपको क्या याद रखना है, तो देखिए अवतल दर्पण में आपको बतलाए थे और उत्तल लेंस बतला रहे हैं, उल्टा है। अवतल दर्पण बतलाए थे और उत्तल लेंस बतला रहे हैं। उत्तल लेंस में और अवतल दर्पण जो था उसमें आपको क्या क्या याद रखना है, तो इसमें छोटा प्रतिबिंब बनता है, समान साइज का भी बनता है, बड़ा प्रतिबिंब बनता है, आभासी भी बनता है, सीधा भी बनता है, उल्टा भी बनता है और वास्तविक भी बनता है। यानी कि सभी तरह के प्रतिबिंब आपका किस में बनता है, तो सभी तरह के प्रतिबिंब जो है वो आपका अवतल दर्पण में बनता है एंड देन यहाँ पे उत्तल लेंस के अंदर बनता है। इन दोनों के अंदर सभी तरह के प्रतिबिंब बनता है, इसको याद रखना है। बाकी कहाँ कहाँ पे रखेंगे, 2F1 से परे रखते हैं तो कहाँ पे बनता है, तो 2F1 से परे जो कि हम आप लोगों को बतलाए थे अनंत एंड सेंटर के बीच, यहाँ पे सेंटर है एंड यहाँ पे अनंत है तो इसके बीच रखेंगे। तो F2 यानी कि यहाँ पे एंड 2F2 यानी कि इन दोनों के बीच में यहाँ पे बनेगा एंड छोटा बनेगा, वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। 2F1 यानी कि सेंटर पे रखते हैं तो सेंटर पे ही बनेगा, समान साइज का बनेगा। सेम उसी तरह F1 एंड 2F1 के बीच रखते हैं तो ये आपको F1 2F2 से परे बनेगा एंड इसी तरह बड़ा बनेगा, वास्तविक उल्टा बनेगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सेम वही है जो अवतल दर्पण के अंदर आप लोगों को हम बतलाए थे, वही आपका उत्तल लेंस के अंदर यहाँ पे होता है। बस उसमें इसमें अपवर्तन हो रहा है, उसमें परावर्तन हो रहा था। आप इमेज यहाँ पे देख सकते हैं सभी का इमेज। देन लास्ट वाला इमेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट, जैसा कि आप लोगों को वहाँ पे बतलाए थे कि फोकस F1 और O प्रकाशिक केंद्र के बीच यहाँ पे रखा जाता है तो कहाँ पे बनेगा, तो जिस ओर बिंब है लेंस के उसी ओर बनेगा, बड़ा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे रखते हैं तो यहाँ से तो गया और समानांतर गया तो फोकस से होकर गुजरेगा और एक प्रकाशिक केंद्र से जाएगा। तो बोले हैं कि प्रकाशिक केंद्र से जो जाता है वो कहीं पे नहीं काटता हुआ मिलेगा, तो सीधा गया और सीधा इसी तरह से जाएगा तो ये कहीं पीछे आपको जाता हुआ मिलेगा, पीछे आपको आभासी रूप से मिलता हुआ प्रतीत होगा, जो कि आपका यही एक्सेप्शनल है। और यहाँ पे आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है और जो कि एग्जाम में यही आपसे क्वेश्चन पूछ देता है। दोनों याद रखना, आभासी और सीधा इसमें भी बनता है एंड आभासी और सीधा आपको अवतल दर्पण के अंदर भी बतलाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं अब अवतल लेंस के बारे में। तो अवतल लेंस में जैसा आपको कि बतलाए थे, अवतल लेंस जैसा कि आपको उत्तल दर्पण की तरह आपको याद रखना है। उत्तल दर्पण में भी हम आपको बतलाए थे आभासी तथा सीधा बनता है एंड हमेशा छोटा बनता है, वही सेम आपको अवतल लेंस के अंदर कर देना है, सेम होता है।
यहाँ तक सबसे पहले बतलाइए क्लियर है सभी का? यहाँ तक सबसे पहले बतलाइए कि आप लोगों का क्लियर है, किसी को कोई भी डाउट वगैरह नहीं है? तो चलिए यहाँ पे अगला है कि क्या है, अवतल लेंस के बारे में। तो इसका भी दो ही इमेज बनता है, एक अनंत पे और अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखेंगे। तो पहला इमेज फोकस पे बनेगा और दूसरा फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में बनेगा। आभासी और सीधा एंड छोटा इमेज बनेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं दो ही इमेज है, ज़्यादा नहीं है, दो ही इमेज है और ये दोनों कंडीशन आप देख सकते हैं। यहाँ से तो आपसे वही पूछता है कि कहाँ पर रखेंगे, तो कहाँ पर बनता है वो क्वेश्चन यहाँ से आपका बनता है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर सभी का? जल्दी से बतलाइए। नेक्स्ट यहाँ पे आपको आते हैं, तो नेक्स्ट क्या दिया है, तो नेक्स्ट आपका यहाँ से भी एक क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। तो आपको तैयार रहना है कि आपके भी एग्जाम में आएगा। तो अगर आपको इस तरह से चिन्ह दिया हुआ है इस तरह से, तो ये जो होता है वो विद्युत सेल होता है। एंड आपको देन इस तरह से चिन्ह दिया है ऐसे इस तरह से, तो ये आपका जो होता है वो बैटरी होता है। बैटरी अथवा सेलों का संयोजन, यानी कि बैटरी या फिर बहुत सारा सेल का एक संयोजन होता है, यानी कि जोड़ते हैं तो। एंड देन इस तरह से आता है और एक इस तरह से आता है, एक ऐसे है और ऐसे है। तो ये जो है वो खुली प्लग है, यानी कि जो स्विच है वो खुला हुआ है। एंड इसके अंदर इसमें एक डॉट कर देते हैं तो ये बंद हो गया, यानी कि बंद कुंजी, स्विच हो गया ऑन हो गया। एंड देन तार का संधि का अगर इंडिकेट किया है तो इस तरह से जो है वो तार का संधि है, यानी कि ज्वाइंट है। और इस तरह से जो है वो बिना संधि के तार क्रॉसिंग, यानी कि इस तरह से तार क्रॉसिंग हो गया है बिना किसी संधि के, बिना किसी ज्वाइंट के। एंड ये जो है वो विद्युत बल्ब का इंडिकेटर है। एंड देन यहाँ पे प्रतिरोध का यहाँ पे इस तरह से है। और परावर्ती प्रतिरोधक अथवा धारा नियंत्रक, जिसको रियोस्टेट बोलते हैं, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। नियंत्रक का या परिवर्ती प्रतिरोध का ए मीटर का इस तरह से और वोल्ट मीटर का इस तरह से। ये इंडिकेशन है जो कि आपको याद कर लेना, और याद क्या ही करना है आपको, तो ये सब याद ही होगा पहले से भी। देन नेक्स्ट यहाँ पे हम आते हैं कि नेक्स्ट क्या दिया है कि इसमें जो है किसी छड़ चुंबक के चारों ओर की क्षेत्र रेखा है। तो यहाँ पे क्या आपको याद रखना है, यहाँ पे याद रखना है कि एक यहाँ पे छड़ चुंबक है, यानी कि एक चुंबक दिया है। और इस चुंबक में आपको क्या याद रखना है, तो यहाँ पे जो चुंबक है कि चुंबक के बाहर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है वो नॉर्थ टू साउथ होता है, यानी कि उत्तर से दक्षिण होता है, उत्तर से दक्षिण होता है। और एक और चीज़ यहाँ पे जो आपको याद रखना है कि चुंबक के अगर भीतर बात करते हैं तो चुंबक के जो भीतर इसकी प्रवाह जो होता है वो दक्षिण से उत्तर की ओर होता है। चुंबक के भीतर, चुंबक के भीतर कैसे हुआ, दक्षिण से उत्तर। लेकिन चुंबक के अगर बाहर बात करते हैं तो उत्तर से दक्षिण की ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रवाहित होती है। यहाँ से बस यही दो चीज़ याद रखना है, किधर से, तो नॉर्थ टू साउथ और चुंबक के बाहर, और चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ, यानी दक्षिण से उत्तर। एंड देन यहाँ पे नेक्स्ट आता है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम। तो आपको जो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम होता है इसमें क्या क्या इंडिकेट करता है, तो आप देख सकते हैं जो ये फिंगर है, यानी कि अंगूठा जो होता है वो आपको किसको इंडिकेट करता है। एंड चुंबकीय क्षेत्र को, ये जो फिंगर होता है आपको ये चुंबकीय क्षेत्र को इंडिकेट करता है। एंड ये जो फिंगर होता है मिडिल फिंगर वो विद्युत धारा को इंडिकेट करता है। और अंगूठा जो होता है आपको बल को इंडिकेट करता है। इस तरह से आपको इंडिकेट करता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपको अगर पूछा जाता है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसको इंडिकेट करता है, तो अंगूठा जो है वो बल को इंडिकेट करता है, बल को इंडिकेट करता है। पूछा जाता है कि मिडिल फिंगर किसको इंडिकेट करता है, तो विद्युत धारा को इंडिकेट करता है। इस तरह से इंडिकेट करता है। और ये एक दूसरे के तीनों लंबवत होते हैं, यानी 90 डिग्री का कोण पे इस तरह से बनते हैं, लंबवत होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर? तो यही था आज के क्लास में जो बेसिक चीज़ें था वो हम आप लोगों को यहाँ तक बतला चुके हैं। और आप लोगों को ये सारा याद कर लेना है, जो जो हम आप लोगों को इम्पोर्टेंट था वो आप लोगों को बतला दिया। अब आपका काम है कि आपको अपने दोस्तों के पास शेयर करना है, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है, और क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से लाइक कीजिए। बाकी भी क्लासेस हो रहा है, कंटिन्यू है, तो आप लोग क्लासेस को, सारा क्लासेस को अभी जो भी हो रहा है वो सब आप लोगों को देखना है। तो मिलते हैं अगली क्लास में।